नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजीके 17 में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी त्रिपलिशी वीडियो एग्जाम के लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में यूपी त्रिपलिशी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी एल्यूमिनियम फॉइल। दोस्तों जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं और जैविक पदार्थ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवघटित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, परितंत्र के दो मूल घटक कौन से हैं। तो दोस्तों परितंत्र के जो दो मूल घटक दोस्तों हैं वो है जैविक और अजैवी। दोस्तों परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम जो है 1935 में एजी टांसले द्वारा जो है परितंत्र की संकल्पना दोस्तों जो है ये प्रस्तावित की गई थी और टांसले के अनुसार जो है परितंत्र के दो मूल घटक होते हैं जैविक और अजैविक। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों वो अर्नेस्ट हैकल को माना जाता है और पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जो है शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है 1866 में प्रयोग किया गया था। अगला दोस्तों, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो एजी टांसले के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है एजी टांसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी 1935 में किया था और पौधे जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को ही जो है सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं। तो फना। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फना कहा जाता है तथा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों के समूह को जो है फ्लोरा कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, कई बार यहां से पूछा गया है कि फना और फ्लोरा में क्या डिफरेंस है। अगर फना की दोस्तों बात करेंगे तो फना में दोस्तों जो है पशु साम्राज्य आता है और फ्लोरा में दोस्तों जो है वनस्पतियों का समूह आता है। अगला कुछ दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है। तो कवक। अगला दोस्तों, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा और चड्डी प्रसाद भट्ट के द्वारा जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में चलाया गया था। अगला दोस्तों, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किसी मुद्दे के कारण अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों ग्रीन हाउस उत्सर्जन के कारण। जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि की जा रही है तो दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थान अद्वितीय जानवर पौधे विलुप्त होने का सामना करेंगे। अगर दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित है तो पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले के जो है गोपेश्वर नामक स्थान से हुई थी और इस आंदोलन की प्रणेता की अगर बात करें तो चड्डी प्रसाद भट्ट का नाम आता है और ये एक पादप संरक्षण आंदोलन है और इसमें आंदोलनकर्ता पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से बचाते थे। श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित और इनकी मृत्यु जो है 21 मई 2021 को जो है कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अगला को दोस्तों है, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से समृद्ध होकर विश्व को बचाना कौन सी है। तो ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है और जिसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों होता है पर्यावरण की समस्या से समृद्ध होकर विश्व को बचाना। अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना जो है 1971 में कनाडा में हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता के पुनर्प्रचरण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नामीबिया। जुलाई 2022 में भारत ने नामीबिया के साथ चीता के जो है पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और इस समझौता ज्ञापन के तहत वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पारस्परिक लाभप्रद संबंधों को विकास को दिशा दी जाएगी।
अगला दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत जो है सन 1974 में टाइगर रिजर्व के रूप में की गई। तो इसका क्षेत्रफल जो है 912 वर्ग मीटर है। अगला दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1974 की गई। तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। अगला दोस्तों, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी के समीप जो है स्थित है। दाचीग्राम नेशनल पार्क की दोस्तों सलीम अली नेशनल पार्क, ये दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अगला दोस्तों, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो दोस्तों केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर यानी कि राजस्थान में पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम जो है केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान है और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला दोस्तों, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो दोस्तों असम में। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगर बात करें कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों, असम, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है, पेरियर नेशनल पार्क केरल में पड़ता है, सुंदर नेशनल पार्क दोस्तों जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला दोस्तों, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18। भारत में कुल 18 संरक्षित जैवमंडल हैं और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं और जिनमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। अगर बात करें सबसे पहला जो जैवमंडल रिजर्व दोस्तों है वो है नीलगिरी और ये 1986 में पड़ता है तमिलनाडु में। इसकी 1986 में स्थापना हुई थी। अगला दोस्तों, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये अभयारण्य 866.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह अभयारण्य पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहां लगभग 200 जो है पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला दोस्तों, कीटम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आगरा। कीटम झील सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर दूर स्थित है और कीटम झील के साथ एक पक्षी विहार भी है जिसे सुर सरोवर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केरल। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान को केरल का पहला राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी जो है इसको दर्जा दिया गया है और यह उद्यान तितलियों, जानवरों, पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। अगला कुछ दोस्तों है, थट्टेगढ़ पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो केरल। थट्टेगढ़ पक्षी अभयारण्य कोटामंगलम केरल में स्थित है और यह प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य एर्नाकुल जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। अगले दोस्तों, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित है और बाघ के लिए सब संरक्षित माना जाता है। अगला दोस्तों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो अवरक्त विकिरण दोस्तों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। अवरक्त विकिरण एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मानव की आंखों से अदृश्य होता है किंतु इसकी गर्मी को महसूस किया जा सकता है। अगला कुछ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ऑक्सीजन। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है और इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं। जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ऑक्सीजन वायु प्रदूषक गैस नहीं आती तो वायु का संघटक गैस है और वायु प्रदूषक गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या कणकी पदार्थ आते हैं।
अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो परावैंगनी किरणें। पृथ्वी के वायुमंडल की समताप मंडल के उपस्थित ओजोन परत द्वारा परावैंगनी किरणों का अवशोषण होता है और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकने का प्रयास करती है। परावैंगनी किरणों से अगर बात करें दोस्तों, तो त्वचा कैंसर है, दृष्टिहीनता है, त्वचा का जलना आदि रोग हो जाते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का मापदंड नहीं है? तो एसिडिक पीएच। पीने का पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण का मापदंड एसिडिक पीएच नहीं है और पीने के पानी के मापदंड है पीने का पानी दूषणकारी तत्व से मुक्त हो, खनिज पदार्थों से युक्त हो और स्वादिष्ट हो तथा जल का पीएच मान संतुलित हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, पीने के पानी में फ्लोराइड कितनी मात्रा की सिफारिश करता है? तो 0.7 ppm। पीने के पानी में फ्लोराइड की जो मात्रा दोस्तों होती है वो 0.7 ppm मात्रा की सिफारिश आती है और भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा 1.0 से लेकर 1.5 ppm माना गया है। तो ये दोस्तों ये थे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली यूपीएससी वीडियो एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।